Hi all. So now we will be discussing हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी. ठीक है, इससे पहले हमने कौन सा देखा था? हम जीन पियाजे थ्योरी भी डिस्कस कर चुके हैं. मैं कोलबर्ग भी थ्योरी कराऊंगी और उसके बाद लेव वाइगोत्स्की. लेकिन उससे पहले हम देखेंगे हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. जो हार्वर्ड गार्डनर थे ना, उन्होंने थ्योरी का नाम क्या था ये याद रखिएगा. हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी का नाम था मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि 8 से 9 टाइप की इंटेलिजेंस बताए थे और उन्होंने बोला था कि जो इंटेलिजेंस होता है ना, वो कभी भी एक सिंगल स्पेसिफिक एंटिटी नहीं होती है. कि किसी भी इंसान के अंदर आप उसको आईक्यू से जज नहीं कर सकते. हो सकता है कि कोई इंसान मेंटल वर्बल एबिलिटी में इंटेलिजेंट हो सकता है कोई भागने में बहुत अच्छा हो, कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा हो. तो इसलिए इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस दिए थे. जो हार्वर्ड गार्डनर्स थे वो कौन थे? एक साइकोलॉजिस्ट थे और प्रोफेसर थे. किस पे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में. ठीक है, सो हार्वर्ड गार्डनर वॉज ए डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे और प्रोफेसर थे कहाँ पे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में. इनकी थ्योरी का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. कब दी थी? 1983 में. गार्डनर जो है उन्होंने क्या बोला था कि जो इंटेलिजेंस होता है वो कभी भी एक सिंगल एंटिटी नहीं होती है, एक सिंगल विशेषता नहीं होती है. ठीक है, इसमें बहुत सारी संज्ञानात्मक एबिलिटीज होती हैं. क्लियर? जो बुद्धि होता है वो कभी भी एक सिंगल एंटिटी नहीं होती है, उसको आप आईक्यू के थ्रू जज नहीं कर सकते, बल्कि इसमें बहुत सारी संज्ञानात्मक विशेषताएं होती हैं. उन्होंने ये भी बताया था कि जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत टाइप का इंटेलिजेंस होता है. तो ज़रूरी नहीं है कोई इंसान जो है वो सिर्फ सिंगर हो सकता है कोई इंसान सिंगर के साथ साथ डांसर भी हो सकता है वो मैथ में भी बहुत इंटेलिजेंट हो. तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि किसी इंसान के अंदर सिर्फ एक ही इंटेलिजेंस है? इन्होंने कहा था कि बहुत टाइप के इंटेलिजेंस एक ही इंसान के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर कोई ना कोई इंटेलिजेंस प्रेजेंट होता है. जो गार्डनर की थ्योरी थी, उन्होंने ट्रेडिशनल जो मेजरमेंट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड योर आईक्यू टेस्ट. आईक्यू टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज अपॉन सीए, क्रोनोलॉजिकल एज. ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि इस बेसिस पे आप कभी भी किसी के ब्रेन को या फिर ह्यूमन पोटेंशियल को जज नहीं कर सकते. हो सकता है आप मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज पे किसी भी बंदे का आईक्यू निकाल दो. लेट्स सपोज अब उसका आईक्यू जो है वो 70 से क्या है? कम है. ठीक है, 70 से कम है, लेकिन उस बेसिस पे आप क्या डिसाइड कर दोगे कि ये तो एवरेज बच्चा भी नहीं है, ये क्या हो गया? बिलो एवरेज. उस कंडीशन में हो सकता है उस बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों, बहुत सारे इंटेलिजेंस प्रेजेंट हो, वो दौड़ता अच्छा हो, वो गाता अच्छा हो, उसकी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो. देन हाउ कैन यू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू दैट द पर्सन इज गोइंग टू बी इंटेलिजेंट और नॉट? क्लियर? तो गार्डनर जो थे उन्होंने अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस जो है उनको एस्टेब्लिश किया था. हर इंटेलिजेंस जो होता है उसकी अपनी एक स्पेशलिटी होती है. ठीक है, तो हर इंसान जो होता है उसकी खुद की कुछ स्ट्रेंथ होती है और खुद की कुछ कैपेबिलिटी होती है. ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई भी इंटेलिजेंस ना हो. ठीक है, उन्होंने जो भी काम किया था इंटेलिजेंस को लेके, उसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा था ना, एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो गया था वो किस पे गया था? एजुकेशन के ऊपर. ठीक है, उन्होंने सजेस्ट किया कि अलग अलग बच्चा जो होता है वो अलग अलग एरियाज में एक्सेल करता है. ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को आप पढ़ाई में ही पुश करो. हम स्कूल में दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक होता है स्कोलेस्टिक और एक होता है को स्कोलेस्टिक. तो ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा शैक्षिक या स्कोलेस्टिक में नहीं हो वो को स्कोलेस्टिक में भी नहीं हो. ठीक है, कई बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन वो को स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे होते हैं. जब आप उनको स्टेज ओरिएंटेशन देते हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. वो डांसर्स बहुत अच्छे होते हैं, वो कई बार स्टॉल्स बहुत अच्छी लगाते हैं. तो हर इंसान की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसको खुद को डिटरमाइन करनी होती है. ठीक है, और जो टीचर होता है ना, बीइंग अ टीचर, ये उसकी मोरल ड्यूटी होती है कि उस बच्चे के इंटेलिजेंस या बच्चे की जो स्ट्रेंथ है उसको क्या करे? कैटर करे, यानी कि उसको नर्चर करे. अब है द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इन गार्डनर्स थ्योरी. जो गार्डनर की थ्योरी थी उसमें उन्होंने बहुत सारे टाइप्स दिए थे. पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है, अगर इसका आप कीवर्ड याद रखेंगे, दैट इज़ वर्ड स्मार्ट. मतलब आप कितना स्मार्ट तरीके से जो वर्ड्स है उनकी फ्रेमिंग करते हैं. आपने पॉलिटिशियंस देखे होंगे, जर्नलिस्ट देखे होंगे. ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? बहुत इफेक्टिव तरीके से अपनी बात रखते हैं. जब आप किसी लॉयर से बात करेंगे ना तो उसकी बात सुनिएगा, उसकी बात में इतना दम होता है. क्यों? क्योंकि वो वर्ड्स को इतना स्मार्ट तरीके से रोटेट करते हैं
तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली। जितना इफेक्टिव तरीके से आप अपनी लैंग्वेज को यूज करते हैं, चाहे वो लिखना हो चाहे फिर वो बोलना हो, ठीक है। सुनने में तो लैंग्वेज आप सुनते हो सिर्फ, ठीक है, रीडिंग में आप सिर्फ रिसेप्टिव है, लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेटिंग होती है वो कौन सी होती है? राइटिंग और स्पीकिंग। लिखते वक्त और बोलते वक्त आप जितना इफेक्टिव तरीके से बोलोगे, दैट मेक्स यू डिफरेंस। स्किल्स कौन सी होती है इसमें? वोकेबलरी जो होती है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। कई ऑथर्स इंग्लिश में ऐसे होते हैं जिनकी बुक आपको बहुत अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि उनकी वोकेबलरी जो होती है ना, दैट हिट्स यू डिफरेंट, वो बहुत डिफरेंट होती है। स्टोरी टेलिंग, आप कितना स्मार्ट तरीके से बच्चों को कोई भी स्टोरी जो है वो बता पा रहे हैं। राइटिंग, कितना अच्छे तरीके से आप किसी भी चीज़ को लिखते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, कई लोग बहुत अच्छे तरीके से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। कई लोग होते हैं जो फंबल करते हैं, मतलब अटक अटक के बोलते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो बहुत फ्लुएंटली और इफेक्टिव तरीके से और पीसफुल तरीके से अपनी बात को रखते हैं। अगर करियर की बात अगर इसमें हम करें तो वो कौन कौन होते हैं? राइटर्स। राइटर्स जो होते हैं उनका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत हाई लेवल होता है। पोइट्स, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, पब्लिक स्पीकर्स। आजकल टेड टॉक्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पे पब्लिक जो है वो उनको सुनती है और पब्लिक स्पीकर्स पोडियम पे खड़े होके स्पीच देते हैं। ये सारे क्या हैं? जो किसी भी इंसान को लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में एक एक्सपर्ट इंसान बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली इनकी जो बोलने का लहजा होता है, बोलने का जो तरीका होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, ए स्टूडेंट विद लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस एंजॉयज रीडिंग, राइटिंग, ऐसे एंड एंगेजिंग इन डिबेट्स। जिस बच्चे का लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होगा ना, यानी कि जिसको बोलने का बहुत शौक होगा, वो क्या करेगा? पढ़ने को भी इंजॉय करेगा, लिखने को भी इंजॉय करेगा, बोलने को बहुत इंजॉय करेगा, इसीलिए वो डिबेट में पार्टिसिपेट करेगा और उसे ऐसे वगैरह जो हैं उनमें पार्टिसिपेट करना अच्छा लगेगा। हो सकता है वो स्टोरी टेलिंग जो है उसमें भी एक अच्छा पार्टिसिपेट करे। द नेक्स्ट इज लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता है, इसमें आते हैं कि आप कितने इफेक्टिव तरीके से और कितना फास्ट तरीके से, कितना सही तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते हैं, चाहे वो नंबर हो चाहे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हों। इसकी डेफिनेशन क्या है? जहाँ पे आप लॉजिकली चीज़ों को सोचते हो, ठीक है। लॉजिकल मैथमेटिकल मतलब चीज़ों को लॉजिकली सोच के मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना, ठीक है। रीज़न इफेक्टिवली, आप बहुत इफेक्टिव तरीके से रीजनिंग कर पाते हो, ठीक है। चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना, नंबर्स को यूज़ करना और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो है उनको अच्छे तरीके से डिफाइन करना। इसमें स्किल्स कौन कौन सी होती हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी, ऑब्वियसली लॉजिकल मैथमेटिकल है तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। साइंटिफिक थिंकिंग होगी, आप कितना साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को सोच पा रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होगी, कितना अमूर्त तरीके से आप चीज़ों को रख सकते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन, जब हम मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें कई बार आता है एनालॉगी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें एक पैटर्न जो है वो फॉलो होता है, दैट इज कॉल्ड योर पैटर्न रिकॉग्निशन, ठीक है। अब अगर करियर की बात करें तो इसमें साइंटिस्ट आते हैं, मैथमेटिशियंस आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं और इकोनॉमिस्ट आते हैं। दिस इज कॉल्ड योर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। आई रिपीट, लॉजिकल मैथमेटिकल मतलब जहाँ पे आप लॉजिकली चीज़ों को सोचते हो, ठीक है। आपकी रीजनिंग जो होती है, जो भी आप तर्क या वितर्क करते हो, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। चीज़ों को बहुत स्मार्ट तरीके से आप अंडरस्टैंड करते हो। नंबर और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके टिप्स पे होते हैं। स्किल्स की अगर बात करें तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल होती है, साइंटिफिक थिंकिंग रहेगी, हर चीज़ में तर्क वितर्क जो है वो आपके दिमाग में रहेगा। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है, यानी कि अमूर्त तरीके से आप चीज़ों को सोचते हैं। करियर में कौन कौन आएंगे? साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, इंजीनियर और इकोनॉमिस्ट। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कोई भी स्टूडेंट जिसकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अगर स्ट्रांग है, चीज़ों को लॉजिकली सोचता है, अच्छे से समझता है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, दैट माइट एक्सेल एट सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स। तो वो क्या करेगा? जब लॉजिकली चीज़ों को सोच रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैथ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो ईजिली सॉल्व कर सकता है। एंड ही कैन अंडरस्टैंड द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। किसी भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए। क्लियर? द नेक्स्ट इज स्पेटियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसका जो कीवर्ड है दैट इज पिक्चर स्मार्ट, मतलब ये लोग जो होते हैं ना वो आर्किटेक्ट होते हैं। कई लोग आपने देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे स्कल्पचर बनाते हैं,
आर्ट बनाते हैं, ठीक है, डिज़ाइनर्स होते हैं, पायलट्स होते हैं, ये सब किस में आते हैं, स्पेटियल इंटेलिजेंस में। अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, द एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स और स्पेसेस इन द माइंड। जो स्पेटियल इंटेलिजेंस होता है ना, उसमें आप एक बार जो चीज़ देख लेते हो ना, जो भी चीज़ आपने एक बार देख ली, उसको आप क्या करते हो, अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लेते हो। उसी चीज़ को लेके आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट में मैनिपुलेट करते हो और उस चीज़ में चेंज करके आप दोबारा से कोई नई चीज़ फ्रेम करते हो, ठीक है। जैसे कई बार डिज़ाइनर्स होते हैं, डिज़ाइनर क्या करते हैं, किसी का आपने एक डिज़ाइन देखा होगा, वो उसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करके या चेंज करके उसको अपने तरीके से दूसरे तरीके से डिज़ाइन करके मार्केट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, किसी भी चीज़ को उसने विजुअलाइज किया, मैनिपुलेट किया और फिर माइंड में स्पेस क्रिएट करके उसको दोबारा से रीजनरेट किया। स्किल्स कौन सी होती हैं, विजुअलाइजिंग विद माइंड्स आई। जब आपका दिमाग ओपन रहेगा तभी, और आप अपनी आंखों से किसी भी चीज़ को देख के उसको दिमाग में फिट करोगे, दैट इज़ विजुअलाइजेशन, ठीक है। हम रोड पे जाते हैं, अगर हमें कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, कोई दुकान अच्छी लगती है, तो हम कुछ लैंडमार्क सेट करके उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। तो उसके लिए हमारा माइंड भी एक्टिव होना चाहिए और आंखों से हम क्लियरली उस चीज़ को विजुअलाइज कर पाते हैं। क्रिएटिंग मेंटल इमेजेस, हम अपने दिमाग में एक मेंटल इमेज क्रिएट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। आर्टिस्टिक एबिलिटी, हर चीज़ जो होती है वो एक आर्ट होती है, तो एक आर्टिस्टिक एबिलिटी आपके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर हम करियर की बात करें तो जो आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्ट क्या करते हैं, अपने तरीके से चीज़ों को रेनोवेट करते हैं। इंजीनियर्स अपने तरीके से ब्रिज बनाते हैं, घर बनाते हैं, सारी चीज़ें बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं। विजुअल आर्टिस्ट, आपने एक बार कोई चीज़ देखी, उसको अपने दिमाग में फिट किया और नए तरीके से उसको रीजनरेट करते हैं। डिज़ाइनर्स होते हैं, जो भी कपड़े डिज़ाइन करते हैं या जो भी ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं, उनकी हर डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट होती है। पायलट होते हैं, अपने तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ क्या होगा आपका, स्पेटियल इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल अगर देखें, जिस बच्चे के अंदर स्पेटियल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, वो ड्राइंग में अच्छा हो सकता है, वो मैप मेकिंग में अच्छा हो सकता है और वो मॉडल्स जो हैं उनको अपने तरीके से क्रिएट कर सकता है, ठीक है। फोर्थ होती है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस मतलब जो बहुत अच्छे धावक होते हैं, रनर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, जिसमें उनकी बॉडी जो है वो हर एंगल से मूव करती है, मतलब वो फिजिकली एकदम फिट होते हैं, दैट इज बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडी कैसी होती है इनकी, स्मार्ट। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द एबिलिटी टू यूज वंस बॉडी स्किलफुली टू एक्सप्रेस इमोशंस, सॉल्व प्रॉब्लम्स और क्रिएट समथिंग। डेफिनेशन में अगर देखा जाए तो बॉडीली काइनेस्थेटिक में क्या होता है, जो लोग अपनी बॉडी को ना बहुत स्मार्ट तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। जब एक डांसर डांस करता है तो वो अपनी बॉडी को इस तरीके से यूज़ करता है कि वो इमोशंस भी अपने चेहरे पे लाता है, ठीक है, और कुछ नया क्रिएट करने की वो कोशिश करता है, ठीक है। अगर हम स्किल्स की बात करें तो कोऑर्डिनेशन, उसकी आंखों में, हाथ पैरों में और दिमाग, हर चीज़ में कोऑर्डिनेशन होता है। फिजिकल कंट्रोल होता है कि कितना घूमना है, कितना हाथ पैर चलाने हैं। मसल मेमोरी, मसल्स उनकी बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, तभी तो वो हर तरीके से मुड़ जाते हैं। एंड एजिलिटी, अगर हम करियर की बात करें तो इसमें कौन कौन आते हैं, एथलीट आते हैं, डांसर्स आते हैं, सर्जन्स आते हैं और क्राफ्ट्समैन आते हैं, ठीक है। एथलीट, बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल होती है, मसल्स एकदम कंट्रोल में होती हैं, फिजिकली वो अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, बॉडी में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है। सेम गोज विद डांसर्स। और सर्जन्स जो होते हैं, उनके हाथ जब वो क्या करते हैं, जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, सर्जन अगर उनका फिजिकली कंट्रोल नहीं होगा तो जब वो कोई भी चीरा फाड़ी करते हैं तो हो सकता है कि मेजर कट लग जाए, बट स्टिल दे स्टे इन कोऑर्डिनेशन। उनका दिमाग और हाथ जो है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें कि जो स्टूडेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर अगर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है तो उसमें कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ में वो मतलब प्रो हो सकता है या फिर एक्सेल कर सकता है, जैसे स्पोर्ट्स हैं, डांस है, ठीक है। और उसमें बिल्डिंग या फिर क्राफ्टिंग जो होती है, कई लोग क्राफ्ट में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, 3D क्राफ्ट बना देते हैं या फिर बहुत सारी क्राफ्टिंग कई लोग करते हैं, तो वो उसमें भी एक्सपर्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस मतलब जो म्यूजिक में स्मार्ट होते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, क्रिएट एंड अप्रिशिएट म्यूजिकल पैटर्न, टोन एंड रिदम, ठीक है।
म्यूजिकल इंटेलिजेंस में क्या होगा, कुछ लोग सिंगर्स होते हैं, कुछ कंपोजर्स होते हैं, ठीक है। कंपोजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, गाना क्रिएट करते हैं, और कई बार सिंगर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस म्यूजिकल पैटर्न को एप्रिशिएट करके सिंगिंग करते हैं। टोन को ध्यान में रखा जाता है, रिदम के साथ गाया जाता है, ठीक है। अगर हम स्किल्स की बात करें, सेंसिटिविटी टू साउंड, रिदम, मेलोडी, पिच एंड हारमोनी, ये सारे क्या होता है, साउंड के पार्ट होते हैं, यानी कि म्यूजिक के पार्ट्स होते हैं कि आप कितने रिदम के साथ ऊपर या नीचे जाते हो, आप मेलोडी मतलब कितना स्मूथली चीज़ों को आप गा रहे हो, ठीक है। पिच हाई नोड है, लो नोड है, ठीक है। करियर की अगर हम बात करें तो इसमें म्यूजिशियंस आते हैं, कंपोजर्स आते हैं, सिंगर्स आते हैं, कंडक्टर्स, म्यूजिक टीचर्स, ये सारे कौन है इसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं, जो बहुत स्मार्ट तरीके से म्यूजिक को कंपोज करते हैं, ठीक है। जिस बच्चे के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है वो सिंगिंग में भी एक्सेल कर सकता है, इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने में एक्सेल कर सकता है, और म्यूजिक को कंपोज करने में एक्सेल कर सकता है। म्यूजिक को कंपोज करना अपने आप में ही एक आर्ट होती है। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है ना, इसमें क्या करता है, इसमें क्या होता है, इंटर मतलब दूसरे को रीड करना, दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरे के दिमाग को रीड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक होता है काउंसलर्स, काउंसलर्स क्या करते हैं, दूसरे को मैनिपुलेट करेंगे, दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको कहाँ हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। तो इंटरपर्सनल मतलब दे आर वेरी स्मार्ट इन ब्रेन, ठीक है, ये बहुत स्मार्ट पीपल होते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इनमें लोगों को समझने की और इंटरेक्ट करने की, दूसरों के साथ इफेक्टिवली तो ये इंटरेक्ट करते हैं और बहुत इफेक्टिव तरीके से दूसरों को अंडरस्टैंड करते हैं। क्लियर? इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू सोशल क्लूज, ये क्या करते हैं, जो भी इनको क्लू मिलता है, जैसे साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, कोई अगर डिप्रेशन में है तो उस बंदे के साथ इंटरेक्ट करना, उसको रिस्पॉन्ड करना प्रॉपरली, चीज़ों को अपने तरीके से समझने की कोशिश करना। क्लियर? इनमें कौन कौन सी स्किल्स होती हैं, एम्पैथी, ये क्या करते हैं, दूसरे की जगह खुद को रख के देखते हैं, दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, उनके क्या इमोशंस हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसा फील करते हैं। इनका कम्युनिकेशन जो है वो कैसा होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, अगर दिमाग में और दिल में मतलब कोई भी दो चीज़ों में अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो कि ये चीज़ ऐसे करें कि नहीं करें, ये चीज़ ऐसे करें कि नहीं करें, तो उस चीज़ को लेके ये क्या करते हैं, चीज़ों को रिजोल्व करते हैं। क्लियर? इंटरपर्सनल में कौन कौन आते हैं करियर्स में अगर देखें तो, टीचर्स, टीचर्स जो होता है वो अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, ठीक है, एक इफ़ेक्टिव तरीके से बच्चों के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो टीचर उसको क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। सोशल वर्कर्स, जो सोशल वर्कर्स होते हैं उनका मेन काम क्या होता है, जो समाज में लोग रह रहे हैं उनके साथ अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करना और उनके साथ इंटरेक्ट करके चलना। सेम गोज विद साइकोलॉजिस्ट एंड सेम गोज विद काउंसलर्स। अब अगर एग्जाम्पल देखें कि जिन बच्चों में इंटरपर्सनल स्किल्स जो होती है या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो होता है वो बहुत हाई अमाउंट में होता है, वो क्या करते हैं, दूसरे की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो है उनको ख़त्म कर सकते हैं और दोस्तों के साथ एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में वो रहते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है जहाँ पे आप खुद को लेके ही बहुत समझदार होते हैं, मतलब खुद के बारे में ही आपको अवेयरनेस होती है कि हमारी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी खुद की वीकनेस क्या है। जैसे कई लोग बहुत धार्मिक गुरु होते हैं तो उनका क्या होता है, खुद पे ही कंट्रोल होता है, वो सेल्फ रेगुलेट कर लेते हैं खुद को, ठीक है। फिलोसफर्स होते हैं, इनका इंट्रापर्सनल स्किल जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इसमें क्या होता है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, मतलब खुद को ही समझने की जो क्षमता होती है, खुद के इमोशंस, खुद का मोटिवेशन, खुद के गोल्स, उनको समझने की जो क्षमता होती है उसे ही हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल। जैसे जिन लोगों को पता होता है कि हमारा ज़िंदगी में क्या गोल है, हमारे खुद के क्या इमोशंस हैं। स्किल्स कौन कौन सी होती हैं लोगों में, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब ये खुद को ही तो चीज़ें रियलाइज़ करवा देते हैं, दे नो कि कैसे सेल्फ रियलाइजेशन करवाना है। अगर कोई चीज़ खराब है खुद के अंदर ही तो उसको वो सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, खुद के बनाए हुए नियम होते हैं इनकी लाइफ में, जैसे कुछ बहुत महान गुरु होते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बहुत सारे फिलोसफर्स होते हैं, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस,
इन लोगों को खुद की व्यक्तिगत जो स्ट्रेंथ होती है, पर्सनल स्ट्रेंथ और पर्सनल जो वीकनेस होती है, उसके बारे में अच्छे से पता होता है। क्लियर? अब अगर हम करियर की बात करें तो इसमें फिलोसफर्स आते हैं, रिलीजियस लीडर्स आते हैं और साइकोलॉजिस्ट और राइटर्स आते हैं। क्लियर? जिन बच्चों में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, खुद को सेल्फ रेगुलेट करते हैं, सेल्फ मोटिवेट करेंगे, दे मेक डिसीजंस, खुद के वो डिसीजंस लेते हैं, सेल्फ डिसीजन मेकर होते हैं, पर्सनल गोल सेट करते हैं और वो सेल्फ अवेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब होता है जो लोग नेचर को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं, यानी कि नेचर को लेके बहुत ज़्यादा स्मार्ट जो लोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पर्सन। अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो ये लोग क्या करते हैं, चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं जो भी नेचुरल वर्ल्ड है उसके बारे में। जैसे जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जूलॉजिस्ट होते हैं, गार्डनर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, मतलब नेचर से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे, जब वो चीज़ों को अच्छे से रिकॉग्नाइज करेंगे कि क्या फ्रूटफुल है, क्या हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, कौन से एलिमेंट्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, जितनी भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें इसमें आती हैं, दैट इज़ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अगर हम इसमें स्किल्स की बात करें तो इनका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, चीज़ों को ये क्विकली तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्लासीफाई बहुत अच्छा करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, इकोलॉजिकल सिस्टम जो है उसको समझते हैं, एनवायरमेंटल अवेयरनेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम करियर की बात करें तो इसमें बायोलॉजिस्ट आते हैं, जूलॉजिस्ट आते हैं, ठीक है, गार्डनर्स आते हैं, फार्मर्स आते हैं, कंजर्वेशनलिस्ट आते हैं और एनवायरमेंटलिस्ट आते हैं। क्लियर? जो भी नेचर से रिलेटेड होंगे वो इसके अंदर आएंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जिन बच्चों में नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होता है वो क्या करते हैं, जैसे हाइकिंग, कई लोग आपने देखा होगा हाइक करते हैं, इकोसिस्टम के बारे में, नेचर के बारे में, मतलब उनको नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा इंजॉयबल लगता है। 9 इंटेलिजेंस इज एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ये ऑप्शनल होता है, ये हार्वर्ड गार्डनर ने सबसे लास्ट में ऐड किया था, ठीक है, दिस वॉज एडेड लेटर बाय द हार्वर्ड गार्डनर। क्या है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस? इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, जो लाइफ है, मतलब ज़िंदगी कैसे चल रही है, डेथ कैसे होती है, यूनिवर्स कैसे चलता है, कैसे ब्रह्मांड में सारी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को लेके जब आप रिफ्लेक्ट करते हो या चीज़ों को लेके आप सोचते हो, दैट इज़ कॉल्ड योर एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। इन लोगों में कौन सी स्किल्स होती है, फिलोसॉफिकल थिंकिंग, मतलब चीज़ों, कई लोग नहीं होते जब अपन बोल देते हैं कि फालतू में फिलोसफी झाड़ रहा है, दैट इज़ फिलोसफिकल थिंकिंग, चीज़ों को लेके मतलब बैठे हुए कुछ भी सोचना। डीप कंटेम्पलेशन, मतलब गहराई में चीज़ों को लेके ये लोग विचार करते हैं। सीकिंग मीनिंग, हर चीज़ का कोई ना कोई ये मीनिंग निकालेंगे। अगर करियर्स की बात करें तो कौन आते हैं इसमें, फिलोसफर्स आते हैं, थियोलॉजियंस आते हैं और स्पिरिचुअल लीडर्स आते हैं, ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल देखें, जिन बच्चों में एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस होता है या जिस भी इंसान में एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस होता है वो फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, लाइफ को लेके बात करना, लाइफ, नेचर कैसे चलता है, यूनिवर्स कैसे रन होता है, लाइफ में क्या चीज़ है जो करनी चाहिए और क्या चीज़ है जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी जो है वो ख़त्म होती है। अब अगर हम यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी के की कंसेप्ट देखें तो वो क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस आर इंडिपेंडेंट। उन्होंने कहा था कि एक इंसान के अंदर जरूरी नहीं एक ही इंटेलिजेंस हो, सारे इंटेलिजेंस जो होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। हो सकता है कोई इंसान म्यूज़िक में इंटेलिजेंट हो, किसी में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो, तो कोई एक इंसान एक पर्टिकुलर एरिया में भी एक्सेल कर सकता है और कोई इंसान 2 से 3 एरियाज़ में भी एक्सेल कर सकता है। कल्चरल रिलीवेंस, गार्डनर की थ्योरी जो होती है वो कल्चर रिलीवेंस जो है, यानी कि कल्चर डिफरेंस या उस पर भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर सकती है, ठीक है। जैसे कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर वर्बल और लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर एक कम्युनिटी होती है जिनमें बोलने की जो क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इंटरपर्सनल हो सकता है। फिर है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, गार्डनर की थ्योरी का जो मेन इम्प्लीकेशन था ना वो एजुकेशन पर ही था, किसमें, टीचिंग और लर्निंग के लिए, ठीक है।
जो एजुकेटर होता है उसका मेन काम होता है कि बच्चे के अंदर जो भी इंटेलिजेंस है उसको क्या करे, आइडेंटिफाई करे और फिर उसको नर्चर करे और बच्चे को ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे कि बच्चा आगे चल के ग्रो कर सके। डायनामिक एंड डेवलपेबल, गार्डनर का जो मॉडल है, ठीक है, उन्होंने बताया था कि डायनामिक मतलब गतिशील होती हैं, जो इंटेलिजेंस होता है ना वो डायनामिक होता है, ठीक है। ओवर द टाइम हो सकता है आप अपना इंटरेस्ट चेंज कर लो, पहले आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट था, फिर डांस में आ जाए, फिर आप छोड़ दो, फिर आप फिलोसफर बन जाओ। तो इंटेलिजेंस जो होता है ना वो कभी भी फिक्स नहीं होता। इंटेलिजेंसेज आर नॉट फिक्स्ड, इंटेलिजेंस कभी भी फिक्स नहीं होता। जैसे जैसे आप इन चीज़ों को नर्चर करते हो, पोषण देते हो या फिर डेवलप करते हो, बाय द टाइम जो इंटेलिजेंस होता है वो चेंज भी होता है, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे में बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हो, धीरे धीरे वो लिंग्विस्टिक को भी डेवलप कर ले और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को भी डेवलप कर ले। नेक्स्ट है फोकस ऑन इंडिविजुअल्स स्ट्रेंथ। जो हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो किस चीज़ पे फोकस करती है कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की जो स्ट्रेंथ है, हर बच्चे की क्या होती है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होती है, उसको हमें रिकॉग्नाइज करके क्या करना होता है, उसको नर्चर करना होता है, जिससे वो अपने एरिया में अपने पोटेंशियल को प्रूफ कर सकें। क्लियर। अब है क्रिटिसिज्म ऑफ गार्डनर थ्योरी। जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है उनको क्रिटिसाइज क्यों किया गया था? वैसे तो ये वर्ल्ड वाइड बहुत प्रेज हुई थी, दिस हैज़ बीन वाइडली प्रेज बाय ब्रॉडनिंग, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी थे जिसकी वजह से इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था। लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस, ठीक है, कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि इनके पास प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च नहीं थी और ना ही इनके पास कोई ऐसा एविडेंस था जिससे ये डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है उसको प्रूफ कर सकें। मतलब इनके पास इतने एविडेंस नहीं थे तो जो इनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को सही साबित कर सके। ओवरलैपिंग कैटेगरीज, कुछ ने ये सजेस्ट किया था कि जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। जैसे फिलोसफर जो हैं वो 2-3 जगह आ रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है कि आप कैटेगरीज जो हैं उनको प्रॉपर तरीके से सेपरेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। एप्लीकेशन इन एजुकेशन, जो थ्योरी है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस में रहा था, एजुकेशन में, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं, कुछ फिलोसफर्स ऐसे हैं जिन्होंने बोला था कि हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है उसको एजुकेशन में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बिना किसी कॉन्क्रीट मेथड यानी कि मूर्त सबूत या मूर्त गाइडलाइन के आप हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर। अब अगर इस थ्योरी का हम कंक्लूजन देखें तो हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है, ठीक है, वो इंक्लूसिव समावेशित करती है हर टाइप के इंटेलिजेंस को, ठीक है, और डाइवर्सिफाई करती है इंटेलिजेंस की अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था कि बच्चे के अंदर कोई एक इंटेलिजेंस भी प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं है। ये क्या करता है, ओपन्स द डोर, ये बच्चे के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोलता है जहाँ पे बच्चे अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से चीज़ों को पोजेस कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और आंसर्स हैं जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी पे बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आर देयर। हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग कितने टाइप का इंटेलिजेंस थे, 9 टाइप के, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द हार्वर्ड गार्डनर्स इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस था, म्यूजिकल इंटेलिजेंस था, इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें हमने नहीं पढ़ा था, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस था। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जितने भी पॉइंट होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, मतलब जितना इफेक्टिव तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो। म्यूजिकल जो कंपोजर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल जो साइंटिस्ट होते हैं जिनके अंदर लॉजिकल चीज़ों को सोचने की क्षमता होती है। क्लियर। जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है, इन विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। तो कौन सा इंटेलिजेंस है जिसमें कोई भी इंसान जो है वो अमूर्त रूप से चीज़ों को सोचने लगता है और मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है, तो वो कौन सा होगा, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। स्पेटियल इंटेलिजेंस मतलब जो एक ही जगह पे बैठे, जैसे आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो म्यूजिक में इंटेलिजेंस होते हैं। इंटरपर्सनल जो खुद को लेके ही दूसरों को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब दूसरे को उनको रीड करना बहुत अच्छे से आता है। क्लियर। नेक्स्ट इज
विच इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर इज मोस्ट रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग वंस ओन इमोशन। हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग कौन सा इंटेलिजेंस ऐसा है जिसमें खुद के इमोशंस को ही कंट्रोल करना और खुद के इमोशंस को ही समझना जो है वो इसमें डिस्क्राइब होता है। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस नहीं, इसमें कौन आते हैं, डांसर्स आते हैं, ठीक है, एथलीट्स आते हैं, इनकी बॉडी जो होती है उस पर कमांड बहुत अच्छी होती है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कौन सा होता है, जिसमें आप खुद के ही इमोशंस जो हैं उनको बहुत अच्छे से समझते हो और खुद के ही इमोशंस को कंट्रोल करते हो। जैसे बहुत सारे सदगुरु होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, दे कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है, जिसमें हम दूसरों को रीड करने की कोशिश करते हैं। जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी इंसान है, कोई भी इंसान अगर डिप्रेशन में है तो उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, कितना इफेक्टिव तरीके से आप अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हो। हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी इंक्लूड्स म्यूजिकल इंटेलिजेंस। व्हाट डज द इंटेलिजेंस प्राइमरीली इन्वॉल्व। जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस आता है। तो जो इंटेलिजेंस है वो प्राइमरीली क्या इन्वॉल्व करता है, एबिलिटी टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, नहीं, ये किस में आता है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। सेंसिटिविटी टू राइम, टोन एंड साउंड, बिल्कुल सही बात है कि इन लोगों में जो राइम होती है, टोन होती है और जो साउंड है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, ये कौन सी होती है आपकी, इंटरपर्सनल एबिलिटी। एबिलिटी टू रीड एंड राइट इफेक्टिवली, ये कौन सा होता है आपका, लिंग्विस्टिक एबिलिटी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्पेटियल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी। जो स्पेटियल इंटेलिजेंस है उसको प्रॉपर तरीके से कौन सा एमसीक्यू जो है वो डिस्क्राइब करता है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी। एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली, ये कौन सी होती है आपकी, लिंग्विस्टिक, जहाँ पे लैंग्वेज को आप इफेक्टिव तरीके से यूज करते हो। एबिलिटी टू विजुअलाइज विद द माइंड्स आई, जब चीज़ों को हम एक बार से देख के अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पेटियल इंटेलिजेंस। इसमें हमने कौन पढ़ा था, डिज़ाइनर। जो डिज़ाइनर होते हैं वो क्या करते हैं, एक बार किसी चीज़ को देखते हैं, अपने दिमाग में बिठाते हैं और फिर उसको रीजनरेट करके मार्केट में लॉन्च करते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू अदर्स, दूसरे जो हैं उनसे रिलेट करना और उनको समझना, ये कौन सा होता है आपका, इंटरपर्सनल, ठीक है। एबिलिटी टू रीजन लॉजिकली और एनालिटिकली, इसमें कौन सा आता है आपका, लॉजिकल मैथमेटिकल। क्लियर। नेक्स्ट इज हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज सजेस्ट दैट इंटेलिजेंसेज, जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, वो सजेस्ट करती है कि जो बुद्धि है वो क्या है, फिक्स्ड और मीजरेबल है, बेस्ड ऑन इमोशनल ट्रेट्स है, डायनामिक एंड कैन बी डेवलप्ड है, ओनली डिटरमाइंड बाय आईक्यू टेस्ट। तो हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि जो इंटेलिजेंस होता है ना, दिस इज ऑलवेज डायनेमिक, हमेशा क्या होता है, गतिशील होता है। हो सकता है आप अभी म्यूजिकल यानी कि स्पेटियल इंटेलिजेंस जो है उसमें इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, आपके अंदर ये बहुत ज़्यादा है, आप आर्किटेक्ट भी हैं, आप ड्राइंग भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली हो सकता है आप सिंगर बन जाएं, उसके बाद हो सकता है ग्रेजुअली आप डांसर भी बन जाएं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, धीरे धीरे आगे चल के डेवलप होती हैं। जो इंटेलिजेंस होता है वो कभी भी फिक्स्ड और मीजरेबल नहीं होता। इन्होंने क्या बोला था, आप आईक्यू के थ्रू किसी भी इंसान का इंटेलिजेंस मेज़र नहीं कर सकते, इमोशनल ट्रेट्स पे ये बेस्ड नहीं होता है और केवल आईक्यू टेस्ट के थ्रू उसको डिटरमाइन किया जाए ऐसा नहीं होता। Which intelligence as per Howard Gardner is defined by the ability to engage in physical activities and manipulate objects skillfully। इसमें पूछा है कि हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा इंटेलिजेंस जो होता है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज करता है और मैनिपुलेट करता है ऑब्जेक्ट्स को स्किलफुली, ठीक है। तो वो कौन सा आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटरपर्सनल में क्या होता है, हम दूसरा जो इंसान होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लॉजिकल मैथमेटिकल, इसमें रीजनिंग जो होती है उसको लॉजिकली सॉल्व किया जाता है, जबकि यहाँ पे क्या है, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करते हो। एबिलिटी टू इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी, आपका जो बॉडी है उस पर कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और हम ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं कैसे, स्किलफुली। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इसमें सिंगर्स आते हैं और कंपोजर्स आते हैं, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। According to Howard Gardner, which of the following intelligences is most closely related to understanding and interacting with others?
हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग कौन सा इंटेलिजेंस ऐसा है जो दूसरों को समझने में और दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है? इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, स्पेटियल, लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इज जो कवि होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, जो ऐसे टाइपिंग वाले होते हैं, स्टोरी टेलर होते हैं, दे ऑल हैव लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, क्योंकि ये लैंग्वेज को बहुत स्मार्ट तरीके से यूज़ करते हैं। स्पेटियल इंटेलिजेंस जो है उसमें कौन आते हैं? जो ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है, जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो स्पेटियल इंटेलिजेंस में आते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है उसमें कौन आता है? जहाँ पे आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने और दूसरे को समझने की आपके अंदर एक क्षमता होती है, वो कौन होते हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है? जिसमें हम खुद को ही रीड करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? इंटर मीन्स दूसरों को समझना, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं। इंट्रा मतलब जो सद्गुरु टाइप होते हैं, जो खुद को ही समझते हैं, खुद की कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है, कितना खुद पे कंट्रोल करना है। नेक्स्ट इज हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच बुक? जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंसेज, उसे किस बुक में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था? फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज, द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंसेज इन द क्लासरूम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जो फ्रेम्स ऑफ माइंड है यही इनकी बुक थी जिसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है उसको डिफाइन किया गया था। अ पर्सन विद हाई नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिसको नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज समवन हु, उसको आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? जो एक्सेल्स इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कौन होगा? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, बिल्कुल करेक्ट है। जो प्राकृतिक संसार है उसके बारे में एक समझ और जो एप्रिसिएशन होता है दैट इज़ योर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इज स्किल्ड इन रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ने और लिखने में, वो क्या होगा आपका? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। कैन ईजिली रिलेट टू अंडरस्टैंड अदर्स पीपल इमोशंस, दूसरे के इमोशंस को समझने वाला कौन सा होता है? इंटरपर्सनल। ठीक है। Next is, which intelligence according to Howard Gardner involves the ability to use words effectively both in writing and speaking? हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग कौन सा इंटेलिजेंस ऐसा है जिसमें आप लिखते वक्त और बोलते वक्त बहुत इफेक्टिव तरीके से लैंग्वेज को यूज़ करते हो? वो कौन सी होती है आपकी? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। म्यूजिकल में म्यूजिक आता है, स्पेटियल में ड्राइंग आती है, ठीक है, स्कल्पचर आर्ट आती है, लॉजिकल मैथमेटिक जहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व होती हैं। हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस वो क्या सजेस्ट करती है? एवरीवन हैज़ द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन इक्वल पोर्शंस, नहीं, हर किसी के अंदर सेम टाइप का इंटेलिजेंस कभी भी नहीं होता, हर इंसान के अंदर इंटेलिजेंस अलग अलग होता है। इंटेलिजेंस इज प्राइमरीली मेजर्ड बाय एकेडमिक परफॉर्मेंस, नहीं, किसी भी इंसान के आईक्यू लेवल को आप उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी कि आईक्यू टेस्ट के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। ईच पर्सन हैज़ डिफरेंट स्ट्रेंथ अक्रॉस मल्टीपल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही बात है, हर इंसान के अंदर जितना भी मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है उसको लेके अलग अलग स्ट्रेंथ उसके अंदर होती है। किसी के अंदर सिंगर बहुत स्ट्रांग होगा, कोई ड्राइवर बहुत अच्छा होगा, कोई डांसर बहुत अच्छा होगा, कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस में बहुत अच्छा होगा। इंटेलिजेंस इज जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड, नहीं, इंटेलिजेंस जो होता है उसको आप जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। हो सकता है आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे हो पढ़ाई में, ज़रूरी तो नहीं कि आप भी उतने इंटेलिजेंट हों। Next is, according to Howard Gardner, which of the following intelligences involves the ability to analyze and critically evaluate ideas and arguments? हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग कौन सा इंटेलिजेंस ऐसा है जो चीज़ों को एनालाइज करना, मतलब जो भी आइडियाज़ होते हैं या फिर जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको एनालाइज करने की एबिलिटी और उनको क्रिटिकली इवेल्युएट करने की एबिलिटी को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, मतलब आप रीजनिंग जो है, तर्क वितर्क जो है वो बहुत अच्छा कर पाते हैं। इंट्रापर्सनल क्या होता है? जिसमें हम खुद को ही रीड करने की कोशिश करते हैं। इंटरपर्सनल जहाँ पे दूसरे को समझने की कोशिश की जाती है। लिंग्विस्टिक जहाँ पे आप इफेक्टिव तरीके से लैंग्वेज यूज़ करते हैं। बट लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या होता है? जिसमें हम तर्क वितर्क जो है वो बहुत अच्छा तरीके से करते हैं। क्लियर? Which intelligence would be the most helpful for someone who enjoys acting, creating sculpture और designing building? कौन सा इंटेलिजेंस जो है
वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा किसी भी इंसान की लाइफ में जो एक्टिंग में, स्कल्पचर बनाने में और बिल्डिंग को डिज़ाइन करने को एंजॉय करता है। तो वो किस में होता है? स्पेटियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी। हमने पढ़ा भी था, ये लोग जो होते हैं वो स्कल्पचर यानी कि ड्राइंग वगैरह जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करना, जो भी आर्किटेक्ट होते हैं, और एक्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू द एबिलिटी टू क्रिएट एंड एप्रिशिएट म्यूजिक, रिदम एंड साउंड पैटर्न्स। कौन सी जो इंटेलिजेंस होती है वो रिलेटेड होती है म्यूजिक, रिदम और साउंड पैटर्न्स को क्रिएट करने से? तो उसमें कौन सा आएगा आपका? म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो होता है उसी में ही म्यूजिक, रिदम और जो साउंड पैटर्न्स हैं उनको क्या किया जाता है? क्रिएट किया जाता है। सो द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। जो गार्डनर की थ्योरी है उसमें इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है उसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? इंटरपर्सनल मतलब दूसरे को अच्छे से रीड करना, दूसरे को समझना। ठीक है, रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर्स, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या करते हैं हम? दूसरे के इमोशंस जो हैं उनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और उनको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। राइट वेल एंड एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली, ये नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं। कंट्रोल ओन्स वंस इमोशन एंड थॉट्स, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना और सोच को कंट्रोल करना क्या होता है? इंट्रा पर्सनल। यहाँ क्या आएगा? इंट्रा पर्सनल। Which intelligence in Howard Gardner's model involves the ability to reason logically and work with numbers? जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है उसमें जो इंटेलिजेंस है, कौन सा इंटेलिजेंस लॉजिकली चीज़ों को सोचना और नंबर्स के साथ काम करने को इन्वॉल्व करता है? तो क्या होगा? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, वो किससे रेफर होता है? ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, अंडरस्टैंड करना नेचुरल वर्ड के एलिमेंट्स को, बिल्कुल करेक्ट है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब ही यही होता है कि जो नेचुरल वर्ड है उसके बारे में आप चीज़ों को पहचानो, उनको क्लासिफाई करो और उनको समझने की कोशिश करो। क्लियर? नेक्स्ट इज which of the following intelligences would be the most helpful for a teacher to have in order to successfully manage a classroom and motivate students? कौन सा इंटेलिजेंस जो है वो एक टीचर के लिए हेल्पफुल होगा एक क्लास को मैनेज करने में और बच्चों को मोटिवेट करने में? यहाँ पे टीचर जो है वो क्या कर रहा है? बच्चों को समझने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा आपका? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मतलब जहाँ पे दूसरे को समझने की कोशिश की जाती है। अब टीचर जो है वो सक्सेसफुली मैनेज करना चाहता है क्लास को और बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस टीचर के अंदर होना चाहिए। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अलग होता है, बॉडीली काइनेस्थेटिक अलग है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अलग है। अकॉर्डिंग टू गार्डनर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ इंक्लूडिंग वन स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड इमोशंस? हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग कौन सा इंटेलिजेंस ऐसा होता है जो खुद की स्ट्रेंथ, खुद की वीकनेस और खुद के इमोशंस को समझने में हेल्प करता है? दैट इज योर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। A person who excels at physical activities like athletics, dance is skilled at using their body to express the ideas or emotions likely as high. एक ऐसा पर्सन जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में एक्सेल करता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ कौन सी? एथलेटिक एक्टिविटी, डांस, और अपनी बॉडी जो है उसमें एक्सप्रेशंस भी देता है, इमोशंस भी देता है। तो कौन सी इंटेलिजेंस होगी? दैट इज़ योर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसमें डांसर्स भी आते हैं, एथलीट्स भी आते हैं, इनका बॉडी पे बहुत अच्छा कमांड होता है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। A student who is particularly good at problem solving, logical reasoning and working with abstract concepts like likely has high, उसमें कौन सा होगा? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। क्यों? प्रॉब्लम सॉल्विंग जहाँ आ जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग जहाँ आ जाएगी, और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स यानी कि अमूर्त कॉन्सेप्ट को काम करना, वो क्या होता है? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंसेज वुड इन्वॉल्व द एबिलिटी टू अप्रिशिएट एंड क्रिएट विजुअल एंड स्पेटियल डिज़ाइन? जहाँ भी विजुअल और स्पेटियल डिज़ाइन आएगी ना, वो आर्किटेक्चर और आर्ट है, तो वो क्या होगा? स्पेटियल इंटेलिजेंस, जिसमें कौन आता है? आपका डिज़ाइनर। ये क्या करते हैं? चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, एक बार देखा और फिर अपने तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर समवन हु एंजॉयज राइटिंग पोइट्री, स्टोरी टेलिंग एंड यूजिंग लैंग्वेज क्रिएटिवली वो हैव लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग
जो पोइट्री जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखता है, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी करते हैं, लैंग्वेज को क्रिएटिवली यूज़ किया जाता है, उनके अंदर कौन होता है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। क्लियर? Which of the following intelligence is linked to the ability to manipulate objects, build things and understand how objects work? कौन से इंटेलिजेंस जो है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, चीज़ें बनाई जाती हैं और ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं उसको समझा जाता है। ये किस में होता है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करते हो। Howard Gardner's theory suggests that logical mathematical intelligence is best utilized when a person is, जो हार्वर्ड गार्डनर है उनकी थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है वो कब प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होता है, जब एक इंसान के अंदर प्रॉब्लम्स को, जो अमूर्त समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करना आ जाता है और जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको वो कंडक्ट करना सीख जाता है। ही इज सॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स एंड कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज मोस्ट रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रीजन अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड सच एज इन द फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा इंटेलिजेंस जो होता है वो किसी भी इंसान की एबिलिटी को समझने से रिलेटेड होता है, किसके बारे में, नेचुरल वर्ल्ड के बारे में, बायोलॉजी के फील्ड में और एनवायरमेंटल साइंस के फील्ड में। तो यहाँ क्या होगा, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अ पर्सन हु हैज़ द एबिलिटी टू रीड सोशल क्यूज, अंडरस्टैंड ग्रुप डायनामिक्स एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स लाइकली हैज़ हाई, जो कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करे, ठीक है, सोशल क्यूज जो हैं उनको समझने की कोशिश करे, जो सामाजिक कारण है उनको, ग्रुप डायनामिक्स जो है उसको समझने की कोशिश करे, तो वो कौन सा इंटेलिजेंस होता है, दैट इज़ योर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल मतलब दूसरे को समझने की कोशिश करना, जिसमें साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आते हैं। ये क्या करते हैं, सामाजिक कारण जानने की कोशिश करते हैं, ग्रुप डायनामिक्स जो होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लाइफ में उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी, इंट्रापर्सनल मतलब खुद को समझने की कोशिश करना, अंडरस्टैंड एंड एनालाइज अदर्स इमोशंस एंड बिहेवियर नहीं, ये कौन सी होती है, इंटरपर्सनल। रिफ्लेक्ट ऑन वंस ओन फीलिंग मतलब खुद की अपनी फीलिंग, इमोशन और एक्शंस को रिफ्लेक्ट करना, बिल्कुल सही बात है। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता है। आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज एलिमेंट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होता है। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।